हेलो स्टूडेंट। आज हम साइंस का केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिक कुछ चीज़ें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझना होगा कि केमिकल रिएक्शंस होते कैसे हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो उनका मैकेनिज़्म क्या होता है, और ये केमिकल बॉन्डिंग जो है वो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और कौन कौन से टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। तो लास्ट जो स्टैंडर्ड्स थे, जैसे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने जो कुछ इसके रिलेटेड सीखा था उसको हमें यहाँ पे पहले रिकॉल करना होगा। तो कैन यू रिकॉल के अंदर वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी होंगी जो हमारे इस चैप्टर के लिए बेसिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो हमें लास्ट कुछ फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में हमने उसको देखा था, उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले कैन यू रिकॉल, what are the methods of classification of changes? What is the difference between physical and chemical change? And classify the following changes into physical and chemical change. तो सबसे पहले तो हमें चेंज जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। साइंस में हम चेंज जो है वो दो टाइप के देखते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। अब फिजिकल चेंज में क्या फ़र्क है और केमिकल चेंज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पहले देखते हैं। उसके लिए हम एग्जाम्पल कुछ लेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, राइपनिंग ऑफ मैंगो, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, राइपनिंग ऑफ बनाना, फ्रैगनेंस ऑन राइपनिंग फ्रूट, डार्कनिंग ऑफ अ कट पोटैटो, ब्रस्टिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून, साउंड ऑफ बर्स्टिंग फायर क्रैकर। ठीक है, फोर स्मेल फ्रॉम अ स्पॉइल्ड फूड। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एग्जाम्पल्स में हमें समझना होगा कि कौन से फिजिकल चेंजेस हैं और कौन से केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, आइस जो है वो अगर उसका मेल्टिंग हुआ तो आइस मेल्ट होने के बाद उसका वाटर लिक्विड फॉर्म में वाटर बन जाएगा वो। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में आ जाएगा। और आइस जो होता है वो थोड़ा सा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होकर लिक्विड बनेगा। तो ये जो चेंज है इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि आइस जो है वो आइस ने कोई रिएक्शन किया और कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ। आइस जो था उसको हिट किया हमने नॉर्मल, और हिट करने के बाद वो मेल्ट हो गया और उसका वाटर में कन्वर्जन हो गया। तो सिर्फ क्या हुआ है, सेम सब्सटेंस सेम सब्सटेंस सेम सब्सटेंस जो पहले सॉलिड में था वो कन्वर्ट होकर अभी क्या हो गया है, लिक्विड में हुआ है। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ लिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो हम नमक खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl जो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये नमक हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारे खाने में होता है वो। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो किससे बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन इन दोनों से बना हुआ है। ठीक है, सोडियम से और क्लोरीन से बना। तो ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं तो दोनों का रिएक्शन होकर हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, जो हम यूज़ करते हैं फूड में। तो सोडियम और क्लोरीन ये दो सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन होके फिर सॉल्ट बना। तो इस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे, इस चेंज को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। लेकिन यहाँ पे आइस और वाटर का अगर देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आइस को हमने थोड़ा सा हीट किया और वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। अगर वाटर को मैं फिर से फ्रीज़ करूँगा, वाटर को अगर मैंने फिर से फ्रीज़ किया, ठीक है, फ्रीज़ किया मैंने वाटर को, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आइस का मेल्टिंग होना ये फिज़िकल चेंज है, आइस का मेल्टिंग होना ये फिज़िकल चेंज है। ठीक है, आइस का मेल्टिंग होना फिज़िकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब बॉइलिंग ऑफ वाटर भी क्या है, फिज़िकल चेंज, क्योंकि देखो अभी पानी है, ठीक है, इसमें मैंने पानी लिया है और नीचे मैंने गैस के ऊपर उसको रख दिया। ठीक है, गैस के ऊपर रखा और गैस ने उसको क्या किया, हिट किया। अब ये क्या बन गया, बॉयल हो गया, वाटर जो है वो क्या हो गया, बॉयल। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है इसमें कोई दूसरा केमिकल चेंज वगैरह हुआ है क्या, नहीं हुआ। ठीक है, केमिकल चेंज नहीं हुआ। कोई ऐसा है क्या कि दो केमिकल आए, ए केमिकल और बी केमिकल, इन दोनों का रिएक्शन होकर मुझे कोई सी प्रोडक्ट मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये फिज़िकल चेंज है। ठीक है, ये कौन सा चेंज है, फिज़िकल।
तो इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, उसके बाद सॉल्ट जो होता है, देखो डिज़ोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, डिज़ोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने पानी लिया, ठीक है, और मेरे घर में जो नमक होता है, ठीक है, हर एक के घर में नमक है, तो उस नमक को मैंने इसमें डाल दिया और फिर चम्मच से मैंने इसको थोड़ा सा क्या किया, डिज़ोल्व किया। तो ये पूरा जो सॉल्ट था, सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसका क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बना। तो पूरा सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ। तो अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ तो कोई नया सब्सटेंस मिला क्या हमें, कोई न्यू सब्सटेंस मिला क्या, कोई न्यू सब्सटेंस मिला क्या, नहीं मिला। पानी है और उसके अंदर सॉल्ट है, ऐसा कोई नया बना क्या। जैसे हमने यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन लिया था और इन दोनों से अलग केमिकल चेंज होके हमें क्या मिला था, NaCl, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, ये मिला था। तो ये केमिकल चेंज है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक पानी लिया और पानी के अंदर सॉल्ट डाल दिया, तो फिर सॉल्ट और वाटर ही रहेगा, वो कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना। अगर मैं उसको टेस्ट करूँगा, अगर मैंने उसको थोड़ा सा टेस्ट किया तो मुझे समझ में आएगा कि वाटर है और उसके अंदर सॉल्ट है। सेम थिंग अप्लाइज फॉर शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैंने वाटर लिया और उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन, उसके अंदर अगर शुगर को डिज़ोल्व किया तो भी वो फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल और केमिकल, ये दोनों चेंजेस में क्या फ़र्क है। देखो, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो भी चेंज हुआ उससे सब्सटेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ, सब्सटेंस वही पुराना है। मतलब आइस जो है वो सॉलिड में था, अब वो वाटर बन गया उसका, ठीक है, लेकिन सब्सटेंस तो वही है ना। आइस भी हम पानी की तरह उसको कर सकते हैं यूज़, है ना। अगर हमें कुछ मैंगो शेक या फिर बनाना शेक बनाना है और गर्मी का सीज़न है ना, तो अगर हमें कोई शरबत बनाना है तो हम उसके अंदर आइस डालते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर की जगह हम आइस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही है। आइस भी खा सकते हैं, वाटर भी खा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आइस जो था वो सॉलिड में था, उसको मेल्ट करके वाटर बनाया, तो ये इसमें कोई भी नया केमिकल फॉर्म नहीं हुआ है। आइस भी पानी ही है, ठीक है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में, और वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं हुआ है, तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। उसके साथ साथ सॉल्ट अगर मैंने पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, तो इसमें भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बना क्या, नहीं बना। क्यों? क्योंकि सॉल्ट और वाटर का ऐड करके सॉल्ट और वाटर ही बचा ना, उसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना कि A और B को ऐड किया और मुझे कुछ C मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, तब तक वो क्या होता है, फिजिकल चेंज, ठीक है। ओके, ओके। अब यहाँ पे ब्रस्टिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून, ठीक है। अगर आपने बलून लिया, ठीक है, आपने बलून लिया है और बलून को आपने इतना, इसके अंदर इतनी हवा भरी, इतनी एयर भरी कि ये बलून बड़ा हो गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और उसके बाद वो क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ब्रस्ट, मतलब क्या हुआ, फूट गया। तो ये क्यों हुआ, उसके अंदर हवा ज़्यादा हो गई, और हवा ज़्यादा होने के बाद वो बलून जो है वो बड़ा बड़ा बनते 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 फूट गया। तो उससे कुछ मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है, सिर्फ कि ये फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल। उसके अंदर जो हवा थी, उसके अंदर जो एयर थी, उस एयर को जगह नहीं मिली, तो जगह कम पड़ गई, तो हमारे बलून के ऊपर प्रेशर आ गया और प्रेशर की वजह से बलून फूट गया। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। इसमें भी क्या हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। क्या हुआ है, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि जहाँ पे कोई नया केमिकल बन के आता है, ठीक है, उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। और जहाँ पे कोई भी केमिकल नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ पुराने सब्सटेंस में थोड़ा सा चेंज होके नया वही सब्सटेंस नया अवतार में आता है, कोई नया सब्सटेंस वहाँ पे नहीं बनता। अब यहाँ पे आपको कुछ ट्राई करने को बोला है। टेक द लेमन जूस इन अ क्लीन ग्लास, आपको लेमन जूस लेना है, ठीक है, क्लीन ग्लास में। टेक 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, 2 ड्रॉप हमें लेने हैं स्पून में और उसको टेस्ट करना है। उसके बाद हमें बेकिंग सोडा उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, लेमन जूस के अंदर। डिड यू नोटिस बबलिंग अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ सोडा। तो अगर हमने ग्लास में लेमन जूस लिया, ठीक है, ग्लास में लेमन जूस लिया और उसका एक स्पून निकाल के उसको टेस्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर एक स्पून हमने थोड़ा सा एक पिंच हमने क्या डाला, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला। तो उसके अंदर से क्या निकलने स्टार्ट हो गए, उसके अंदर से
बबल्स निकलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो डिड यू हियर अ साउंड ऑन टेकिंग योर ईयर नियर द ग्लास। तो ये हो सकता है, ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा। आपने अगर ये देखा है तो आपने कभी इनो पिया है, ठीक है, आपने अगर कभी इनो पिया होगा तो आपको इनो को जब आप पानी के अंदर डालते हो, समझो ये वाटर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर लिया आपने और इसके अंदर अगर आपने इनो का जो पाउडर होता है वो डाला तो ये पूरा बबल बन के ऐसे ऊपर आ जाता है, पूरा, है ना, पूरा ऊपर आ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये भी एक फिजिकल चेंज ही है, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज ही है। ठीक है, नाउ अगेन टेस्ट इट, उसको अगर टेस्ट करूँगा तो उसकी टेस्ट थोड़ी सी बदली है। ठीक है, ठीक है, तो अबव एक्टिविटी इज टू बी डन यूजिंग क्लीन apparatus एंड एडिबल मटेरियल, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू टेस्ट द टेस्ट, अदरवाइज कीप इन माइंड दैट टेस्टिंग ऑफ टेस्ट कैन नॉट बी डन। देखो, खाने लायक चीज़ होगी तभी उसको टेस्ट करना होगा, नहीं तो फिर आप कुछ भी करोगे और उसको खाओगे तो कुछ गलत हो सकता है। तो ये आपको घर पे करेंगे तो आपको सुपरविजन में करना होगा अपने पेरेंट्स के। अगर स्कूल में करोगे तो आपके टीचर्स वहाँ पे होंगे ही। Many perceivable observations are noticed during above activity. A gas is seen to be liberating in the form of bubbles. A low sound is heard. The white solid particles of baking soda disappear. The original sour taste becomes mild or diminishes. From this, it is understood that a new substance having a different taste is formed. तो यही तो मैं बोल रहा था कि जब तक नया सब्सटेंस नहीं बनता, अगर कोई भी चेंज हुआ, अगर कुछ भी चेंज हुआ और उस चेंज की वजह से कुछ नया सब्सटेंस बना, अगर कुछ नया सब्सटेंस बना तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि ये कौन सा चेंज है, मतलब अगर मैंने लेमन जूस लिया, लेमन जूस के अंदर मैंने क्या अंदर डाला, बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, जो खाने का सोडा होता है ना हमारे घर के अंदर, बेकिंग सोडा, उसको डाला तो लेमन जूस के अंदर अगर बेकिंग सोडा डाला मैंने तो उसकी टेस्ट जो है वो चेंज हो गई। टेस्ट जो है वो क्या हो गई, चेंज। लेमन जूस पहला क्या था, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसका जो टेस्ट होता है उसी टेस्ट में लेमन जूस हमें लगेगा। ठीक है, लेकिन जब हम उसके अंदर बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसकी ओरिजिनल टेस्ट जो है वो गायब हो जाती है। लेमन जूस की ओरिजिनल टेस्ट गायब होकर कोई नया सब्सटेंस बनता है, तो उसकी टेस्ट चेंज हो गई और कोई नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो अगर ऐसा है, नया सब्सटेंस यहाँ पे बनता है तो इसका मतलब ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज। ओके, तो अगर आपके स्कूल में अगर ये क्वेश्चन आया कि लेमन जूस के अंदर बेकिंग सोडा अगर मैंने डाला, लेमन जूस के अंदर बेकिंग सोडा डाला, तो आपको जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, फिजिकल चेंज है या केमिकल। तो आपको बोलना है कि ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब लेमन जूस और बेकिंग सोडा को हम ऐड करते हैं एक दूसरे के अंदर तो इन दोनों का ओरिजिनल टेस्ट चेंज होकर कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे मिला है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बना है जिसकी टेस्ट इन दोनों से अलग है, इन दोनों से उसकी टेस्ट अलग है। तो इसका मतलब ये नया जो सब्सटेंस है वो हमें मिल चुका है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, मतलब ये केमिकल चेंज है। ठीक है, ओके। तो इससे हम केमिकल चेंज को डेफिनेशन यहाँ पे हम बना सकते हैं, द चेंज दैट टेक्स प्लेस ऑन एडिंग बेकिंग सोडा टू लेमन जूस इज़ अ केमिकल चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करके रखो आपके बुक के अंदर। ठीक है, इसको बुक के अंदर अंडरलाइन करो कि बेकिंग सोडा को हम जब लेमन जूस के अंदर डालते हैं तो जो चेंज होता है वो केमिकल होता है। समटाइम्स सम कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशंस आर परसीव्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, दिस enable us to know that a chemical change has taken place. Some of these observations are enlisted in the table 13.1. तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम भी दिए हैं, उसको भी आप देखो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एप्पल है उसको अगर आपने कट करके रखा तो एप्पल जो है वो बहुत समय तक अगर बाहर रखा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, उसका फ्रूट्स का ऑक्सीडेशन होता है और ये इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका भी आप देख सकते हो कि अगर आपने इसको बर्न किया तो उसका कलर चेंज। तो ये ब्रेड को अगर आपने गर्म किया तो इसका कलर चेंज होता है। ये जो है वो फिज़िकल चेंज है, ये जो है वो फिज़िकल चेंज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो,
ये देखो आपके जो दुकान से आप लेके आते हो वो आपको इस प्रकार दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप उसी को अगर बहुत समय तक अगर बाहर पड़ेंगे और ऑक्सीजन मतलब हमारे एयर के कांटेक्ट में रहेंगे तो उनका रस्टिंग हो जाता है, ये रस्ट हो जाता है इनका, क्या हो जाता है, रस्ट, ठीक है। तो ये रस्टिंग हुआ है इनका, रस्ट हुआ है मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शन हुई है और आयन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका रस्टिंग होता है, रस्टिंग ऑफ आयन। तो यहाँ पे ये जो है वो केमिकल चेंज है, ये जो है वो क्या है, केमिकल चेंज। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं। ओके, केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मैटर चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो कि जब कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर ओरिजिनल मैटर जो हमने लिया है कि ओरिजिनल मैटर, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ओरिजिनल मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और नया सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी उसके ओरिजिनल जो मैटर था हमने लिया था रिएक्शन के लिए उससे अलग होते हैं, ऐसा नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझना है कि अगर आपने ए और बी इन दोनों को रिएक्ट करवाया, अगर आपने ए प्लस बी को रिएक्ट करवाया और कुछ आपको सब्सटेंस मिला सी, तो ए और बी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ इसके होते हैं। अगर ये केमिकल चेंज होगा तो केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो भी आपने ओरिजिनल लिया है, ओरिजिनल मैटर आपने जो लिया है जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, आपको आगे समझ में आएगा वो, ओरिजिनल मैटर हमने लिया, उसका रिएक्शन हुआ और जो केमिकल चेंज हुआ उसकी वजह से जो नया प्रोडक्ट हमें मिला, वो जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रॉपर्टी होगा, उसका प्रॉपर्टी ना ए की तरह होगा ना बी की तरह होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा कोई भी रिएक्टेंट्स एक साथ आके उनकी रिएक्शन होती है और उनसे हमें कोई नया सब्सटेंस मिलता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर अलग है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो हमें समझना कब होगा कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ, कि जब कोई भी दो ओरिजिनल मैटर सब्सटेंसेस जो रिएक्ट होते हैं और उनके वजह से जो नया प्रोडक्ट हमें मिलता है उसका प्रॉपर्टी अगर उसके ओरिजिनल जो भी हमने मैटर लिया था उससे अगर डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो चुका है। ओके, तो अब हम केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे कैसे। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर अ केमिकल चेंज इफ द एग्जैक्ट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन इज नोन। Names and chemical formulae of the original substance and newly formed substances are used while writing a chemical equation. For example, when baking soda is added to lemon juice, a chemical change takes place in the citric acid present in the lemon juice and gas is formed is carbon dioxide. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको सामने आ गई तो उसका आप क्या लिख सकते हो, केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी केमिकल चेंज का हम क्या लिख सकते हैं, केमिकल चेंज का हम क्या लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल चेंज का हम केमिकल इक्वेशन ले सकते हैं। तो अब देखें हमने अभी अभी एक केमिकल रिएक्शन देखी थी, कौन सी रिएक्शन देखी थी, हमने देखा कि लेमन जूस, देखो लेमन जूस, आप बोले कि सर लेमन जूस के अंदर हमने बेकिंग सोडा को डाला था, ठीक है। तो अब देखो लेमन जूस, बेकिंग सोडा, ये जो है वो कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, ये हम हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लेकिन साइंटिफिक इनका नाम अलग अलग है। देखो लेमन जूस के अंदर एक एसिड होता है, लेमन जूस होता है ना, लेमन जूस के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है और उस एसिड का नाम है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, साइट्रिक। तो लेमन जूस के अंदर होता है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ होगी, बेकिंग सोडा हम उसके अंदर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो साइट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला, एक बबल हमने देखने को मिले वहाँ पे, हमें वहाँ पे क्या देखने को मिले, बबल। बबल मतलब क्या, गैस बाहर निकल रहा था। तो वो जो गैस बाहर निकल रहा था वो था कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल रहा था, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का ये केमिकल फॉर्मूला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्साइड, डाई मतलब दो, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ साथ सोडियम साइट्रेट हमें मिला जो कि सॉल्ट बना वहाँ पे। तो हमें यहाँ हमेशा याद रखना है कि एसिड और अल्कली यहाँ पे रिएक्ट हुए, ठीक है।
यहाँ पे एसिड और अल्कली रिएक्ट हुए और हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सॉल्ट मिला। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब बेकिंग सोडा जो था, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम है उसका साइंटिफिक, और लेमन जूस के अंदर साइट्रिक एसिड, इन दोनों का रिएक्शन हुआ और हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस था, और उसके वजह से हमें बबल्स वहाँ पे देखने को मिले, और सोडियम साइट्रेट नाम का एक सॉल्ट भी वहाँ पे मिला। और उसके वजह से इन दोनों का देखो, साइट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की जो टेस्ट थी, वो टेस्ट जो थी वो चेंज होके कोई नया सब्सटेंस मिला जो कि सोडियम साइट्रेट है, उसकी टेस्ट इन दोनों से अलग है, इन दोनों से अलग टेस्ट वाला हमें सब्सटेंस मिला। और जब हमने रिएक्शन करने के लिए किसको लिया था, हमने रिएक्शन करने के लिए लिया था लेमन जूस और बेकिंग सोडा। लेमन जूस और बेकिंग सोडा का रिएक्शन हमने जब किया तो हमें CO2 मिला जो कि गैस बन के बाहर निकला बबल से, और दूसरा था सोडियम साइट्रेट जो कि सॉल्ट था। क्या था वो, सॉल्ट। तो इसका जो टेस्ट था, इसकी जो प्रॉपर्टी थी, वो लेमन जूस की तरह भी नहीं है और बेकिंग सोडा की तरह भी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग ही है। लेमन जूस को भी फॉलो नहीं करता, बेकिंग सोडा को भी फॉलो नहीं करता। तो जो नया प्रोडक्ट बना वो अपने खुद नए प्रॉपर्टीज़ बनाता है, और इस चेंज को हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं। अब जब हम ऑफलाइन लेक्चर जब लेंगे, ठीक है, अब टुमारो, ठीक है, टुमारो हमारा क्या होगा, ऑफलाइन लेक्चर होगा। तो कल एट 2 PM कल आपका साइंस का लेक्चर होगा, ठीक है, और वो होगा ऑफलाइन। कल आपको क्लासेस को आना है, ठीक है, कल आपको आना है क्लास को एट 2 PM साइंस लेक्चर, ठीक है। तो अब तक तो हमें समझ में आया कि कोई A+B होके हमें कुछ C+D मिल रहा है, और A और B की जो प्रॉपर्टीज़ थे उससे इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है। अगर ऐसा हो रहा है कि ओरिजिनल जो हमने रिएक्शन करवाने के लिए लिए उनसे कुछ अलग ही मुझे यहाँ पे मिलता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। लेमन जूस के अंदर कौन सा, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, लेमन जूस के अंदर कौन सा एसिड होता है, ठीक है, लेमन जूस के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आपको बोलना है कि साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। आपको बोला जाएगा कि बेकिंग सोडा का नाम क्या है, साइंटिफिक नाम, तो आपको बोला है कि बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है हमारे बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नाम। और साइट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन जूस के अंदर होता है, ये भी याद रखना है। तो साइट्रिक एसिड और लेमन जूस इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, मतलब साइट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका जब रिएक्शन होता है तो वहाँ से एक गैस निकलता है जो बबल से बाहर पड़ता है, और दूसरा एक सॉल्ट बनता है। अब ये जो सॉल्ट बना, इसकी टेस्ट ना साइट्रिक एसिड की तरह होती है ना सोडियम बाइकार्बोनेट की, कुछ अलग ही टेस्ट होती है इसकी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग ही होते हैं। ये ना साइट्रिक एसिड की तरह बिहेव करता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट की तरह बिहेव करता है, इसका बिहेवियर कुछ अलग ही है, इसके प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो ऐसा कब होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तब, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब एसिड और अल्कली, ठीक है, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट एक अल्कली है, तो इसको एसिड और अल्कली क्या है ये प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा होगा, ठीक है। और अगर आपको चाहते हैं तो वो चैप्टर भी हम कर सकते हैं, उसके अंदर से कुछ बेसिक्स हम यहाँ से निकाल के देख सकते हैं। तो एसिड और अल्कली जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तो आपको ये अल्कली कहाँ पे था उस आपके सिलेबस में, वो वाला चैप्टर निकाल के मैं दिखाऊंगा आपको। एसिड और अल्कली जब रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट बना, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑलवेज रिमेंबर करके कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है नोट। फर्स्ट स्टेप क्या है, केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन, देखो ये केमिकल इक्वेशन हमने लिखा है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन, इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन के पहले हमने लिखा है वो है वर्ड इक्वेशन, मतलब उनके नाम से जो इक्वेशन बनाया हमने ये है वर्ड इक्वेशन, साइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम साइट्रेट, ये है हमारे
वर्ड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड सॉल्यूशन, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ द कंसर्न सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, उनके नाम से अगर मैंने रिएक्शन का इक्वेशन लिखा तो उसको वर्ड इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ड इक्वेशन। When the chemical formula is written in place of each of the names, it becomes a chemical equation. और वर्ड इक्वेशन के हर सब्सटेंस के नाम पे अगर मैंने केमिकल फार्मूला उसका लिखा, ठीक है, उसका अगर केमिकल फार्मूला मैंने लिखा तो वो क्या हो जाता है? केमिकल इक्वेशन बन जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, इजी वाला रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा ताकि आपका क्लियर आइडिया आ सके। देखो वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? वाटर फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, इसका रिएक्शन मैं यहाँ पे आपको लिख के दे दूँगा और इससे आप समझ सकते हो। देखो वाटर फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और फिर हमें मिलता है वाटर। क्या मिलता है? वाटर। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तब वाटर मिलता है। अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा नाम लिखा उसका, ऑक्सीजन पूरा नाम लिखा और वाटर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो नाम लिखा। अब जब मैं पूरा नाम लिख के इक्वेशन लिखता हूँ तो उसको मैं बोलूँगा वर्ड इक्वेशन। क्या बोलूँगा उसको मैं? वर्ड इक्वेशन। तो ये क्या है? वर्ड इक्वेशन है। लेकिन मुझे चाहिए केमिकल इक्वेशन। मुझे क्या चाहिए? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन मुझे अगर चाहिए, इसका केमिकल इक्वेशन अगर चाहिए तो जो भी मैंने नाम लिखे हैं उनके केमिकल फॉर्मूले लिखने होंगे। तो हाइड्रोजन को मैं H2 बोलता हूँ, हाइड्रोजन जो होता है वो H2 होता है, ऑक्सीजन जो होता है तो O2 होता है और वाटर होता है H2O, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन की जगह मैं H2 लिखूँगा जो कि गैस है, प्लस ऑक्सीजन की जगह पे मैं O2 लिखूँगा जो भी गैस है, और फिर इन दोनों की रिएक्शन होकर मुझे H2O मिलेगा, ठीक है। और वो लिक्विड होगा, वो मुझे वाटर में मिलेगा, वाटर के फॉर्म में मिलेगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें यहाँ पे मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, या फिर यहाँ पे मैं इसको 2 और इसको यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ये देखो इसमें ये 2 क्यों लिखा, ये सारी चीज़ें आगे वाली है, इसमें कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है। हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि वर्ड इक्वेशन में हम नाम लिखते हैं सब्सटेंसेस के और केमिकल इक्वेशन में उनके फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 और वाटर का फॉर्मूला है H2O, ठीक है। तो अगर आपको वर्ड इक्वेशन, आपके सिलेबस में वर्ड इक्वेशन है तो आपको क्या लिखना है? वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो वाटर बन गया, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन की जगह पे उसका केमिकल फार्मूला लिखना है H2, ऑक्सीजन की जगह पे उसका केमिकल फार्मूला लिखना है O2 और वाटर की जगह पे उसका केमिकल फार्मूला लिखना है H2O। अब हमें देखना है कि एवरीडे लाइफ में हमारे केमिकल चेंजेस हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। वी फाइंड मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस इन सराउंडिंग, बॉडी, होम एंड लेबोरेटरी। हमारे आजू बाजू में, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे घर के अंदर और हमारे स्कूल के लाइब्रेटरी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। लेट अस सी सम केमिकल चेंजेस फॉर विच वर्ड एंड केमिकल इक्वेशंस कैन बी रिटन ईजीली। तो जो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल चेंजेस है, नेचुरल केमिकल चेंजेस, उसमें से सबसे पहला है रेस्पिरेशन। इसके बारे में हमने पढ़ा है, रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, रेस्पिरेशन इज़ अ कंटिन्यूसली ऑकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कंटिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकली प्रोसेस ये होता रहता है। इन दिस प्रोसेस वी इनहेल द एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इसमें हम क्या करते हैं? हम एयर को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। एयर को हम, रेस्पिरेशन जो होता है उसमें हम एयर को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं और CO2 और वाटर वेपर, H2O के वेपर्स, वाटर वेपर्स है ना, वाटर वेपर्स को हम एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर छोड़ते हैं नाक से। हम नाक से अंदर एयर को लेते हैं और एक्सहेल किसको करते हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को एक्सहेल मतलब बाहर छोड़ते हैं। तो ये रिएक्शन जो है
ये होता रहता है कंटिन्यूस, हमारे जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक ये रिएक्शन होता रहता है। इन दिस प्रोसेस वी इनहेल द एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम इनहेल करते हैं एयर को और एक्सहेल मतलब बाहर क्या छोड़ते हैं, सारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। आफ्टर एन इन डेप्थ स्टडी इट इज़ लर्नड दैट ग्लूकोज इन द सेल्स react with oxygen in the inhaled air to form कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में डीप स्टडी किया, जब डीप स्टडी किया, ठीक है, तब समझ में आया कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। रेस्पिरेशन में हमने जो भी खाना खाया उसमें हमें ग्लूकोज मिला, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज आया, वो सेल के अंदर पहुंच गया, हमारे ब्लड ने पहुंचाया सेल के पास ग्लूकोज। अब हमने जब एयर बॉडी के अंदर ली तो एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस है, उसमें से ऑक्सीजन को ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर उसने बनाया। तो अगर मुझे इसका वर्ड इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का रिएक्शन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। और जो हम बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, हम क्या करते हैं उसको एक्सहेल। और ऑक्सीजन कहाँ से लिया हमने, एयर, है ना, एयर से हमने इनहेल किया ऑक्सीजन को। तो इसका वर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, इसका वर्ड इक्वेशन होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया, ये हो गया वर्ड इक्वेशन। अब इसका केमिकल इक्वेशन कैसे होगा, तो केमिकल इक्वेशन के लिए आपको क्या याद रखना होगा, केमिकल फॉर्मूले लिखने होंगे इसके, ठीक है। तो इसके केमिकल फॉर्मूले लिखने होंगे, तो देखो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, या याद रखना होगा। ऑक्सीजन का मैंने अभी आपको दिखाया था O2, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और वाटर होता है H2O, ठीक है। तो ये एकदम ईजी केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे बैलेंस करके नहीं दिया, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना ये आपको 9th 10th में पढ़ना है, अभी इसको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे देखो C6H12O6 ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला, तो ये केमिकल इक्वेशन है। और अगर मैंने नाम लिखे और रिएक्शन लिखा नाम लिख के, तो ये वर्ड इक्वेशन है, और उनके केमिकल फॉर्मूले लिखे यहाँ पे और रिएक्शन लिखा तो वो केमिकल इक्वेशन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। वर्ड इक्वेशन में हम जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन कर रहे हैं उनका नाम लिखते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखते हैं, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके भी नाम लिखते हैं। और केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में हम जो भी सब्सटेंसेस हैं उनके केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं, उनके नाम नहीं लिखते। जैसे ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 है, ऑक्सीजन का फुल केमिकल फार्मूला O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है और वाटर का H2O है। तो उनके नाम नहीं लिखे हमने, यहाँ पे केमिकल फार्मूले लिखे हैं, केमिकल फार्मूले। तो जब केमिकल फार्मूले लिख के इक्वेशन लिखा जाएगा तो केमिकल इक्वेशन होगा, और जब नाम लिख के उनके इक्वेशन लिखा जाएगा तो वो वर्ड इक्वेशन होगा, ठीक है। तो आपका भी इसमें एक काम आपको करना है कि जो भी इसके पहले वाली जो रिएक्शन दी थी उसके अंदर भी आपको वही देखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो साइट्रिक एसिड का भी वही था। यहाँ पे देखो साइट्रिक एसिड नाम लिखा है, ये नेम है उस सब्सटेंस का, सोडियम बाइकार्बोनेट भी नेम है, और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड नेम है, और ये भी नेम है। तो सारे नेम लिख के मैं अगर कोई इक्वेशन लिखता हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वर्ड इक्वेशन। क्या होगा, वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे भी ये वर्ड इक्वेशन ही दिया था, यहाँ पे ये जो है वो वर्ड इक्वेशन है, और जब मैंने इनके फॉर्मूले लिखे यहाँ पे तो ये बन गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे ही आगे वाले भी जो भी हमें चीज़ें हैं वो देखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जब हमारा कल लेक्चर होगा तो ये सारी चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको जो भी इतना हमने अभी तक किया, उस 2 रिएक्शन, आपको 2 केमिकल रिएक्शन जो हमने देखे उसके वर्ड इक्वेशन, 2 केमिकल रिएक्शंस के हमें 2 क्या लिखने हैं, वर्ड इक्वेशंस लिखने हैं। उसके बाद आगे वाले रिएक्शंस करने के बाद मैं आपको सिलेबस जो भी आपका होमवर्क होगा वो मैं दे दूँगा, और उसके बाद फिर आगे एक रिएक्शन देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद हम देख लेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद फिर
ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होगा। तो मुझे लगता है कि ये क्या में होगा, 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। इसके बारे में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कल हम जब मिलेंगे ऑफलाइन तब आप मुझे पूछ सकते हो, और कल भी हम उसके बाद आज जो हमने किया उसको रिवाइज़ करेंगे कल भी, ठीक है। जो फेस टू फेस हम करने वाले हैं उसमें भी हम इसको क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर ना हो सके। तो कल 2 बजे साइंस का लेक्चर होगा आपका, आपको 2 बजे क्लास को आना है ऑफलाइन।